हेलो फ्रेंड्स। हम कवर कर रहे थे नाबार्ड का एएसआई सिलेबस और लास्ट वीडियो में हमने रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया और रिफॉर्म स्टार्ट किया था, जहां हमने बैंकिंग स्ट्रक्चर का पार्ट कवर किया था। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चेंजिंग लैंडस्केप इन बैंकिंग। ये टॉपिक हमने अफेयर्समैन आरबीआई के फाइनेंस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कवर किया है, सो वही वीडियो मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा। जिन्होंने ये वीडियो वहाँ देखा है उनका यहाँ रिविजन हो जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ बैंकिंग सेक्टर, मतलब हमारे कंट्री में बैंकिंग सेक्टर इवॉल्व कैसे हुआ वो हम देखेंगे। देखो, इसके 3 फेजेस है। एक है प्री इंडिपेंडेंस फेज, दैट इज बिफोर 1947। सेकंड है फेज फ्रॉम 1947 टू 1991 और थर्ड है 1991 और बियॉन्ड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज से। सबसे पहले तो बात करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की तो बहुत इंफॉर्मेशन मैंने फर्स्ट वीडियो में ही दी थी, इसलिए मैं यहाँ आपको इतना ही बता दूँ कि हिल्टन यंग नाम के बंदे ने आरबीआई को रेकमेंड किया था। बाकी सब तो आपको मालूम ही है कि आरबीआई का एक्ट 1934 में आया था और 1935 में उसे एस्टेब्लिश किया था। So, the Reserve Bank of India was set up on the basis of recommendations of the Hilton Young Commission. The Reserve Bank of India Act 1934 provides the statutory basis of the functioning of the bank, which commenced operation on April 1st, 1935. नेक्स्ट, और एक चीज़ आपको इंडिपेंडेंस की पहले की मालूम होनी चाहिए कि तब बहुत सारे छोटे बैंक्स खुल रहे थे और वो बहुत जल्दी फेल होते थे। बहुत बैंक्स खुद को बचाने के लिए मर्ज कर रहे थे। उनमें से सबसे बड़ा मर्जर आपको मालूम होना चाहिए, वो है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का, जो मिलके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी। उसे आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जानते हैं। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए। So this phase is characterized by the presence of a large number of banks. Most of them were small in size and suffered from a high rate of failures, while some others like Bank of Bengal, Bank of Bombay and Bank of Madras merged into a single entity, which came to be known as Imperial Bank of India, later renamed in 1955 as the State Bank of India. So friends, प्री-इंडिपेंडेंस इरा में यही दो सबसे बड़े इवेंट्स थे। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज में, जो 1947 से 1991 का था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, यहाँ सबसे बड़ा इवेंट हुआ वो ये कि आरबीआई जो पहले प्राइवेट एंटिटी थी वो अभी नेशनलाइज हो गई थी और उसी वक्त एक एक्ट पास हुआ था जिसे हम बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसके बाद आरबीआई बैंकिंग इंडस्ट्री का बॉस बन गया और उसको पावर आ गई कि वो किसी भी बैंक को रेगुलेट कर सकता है। So, in 1949, RBI was made the central bank of country and Banking Regulation Act was passed to regulate the banks. अभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आरबीआई को क्या क्या पावर मिली ये मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको आंसर लिखने में हेल्प होगी। सबसे पहला तो सुपरवाइज द अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द बैंक्स, मतलब मैनेजमेंट लेवल के अपॉइंटमेंट्स आरबीआई करेगा। नेक्स्ट, ले डाउन इंस्ट्रक्शन फॉर ऑडिट्स, मतलब बैंक के ऑडिट्स भी वो करेगा। नेक्स्ट, टू कंट्रोल मर्जर्स, लिक्विडेशन एंड मोरेटोरियम, मतलब किसी भी बैंक को बंद करना या फिर मर्ज करने का काम भी आरबीआई कर सकता है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड डायरेक्टिव्स ऑन बैंकिंग पॉलिसी एंड इम्पोज पेनाल्टी, मतलब बैंकिंग कैसे करना है वो आरबीआई ही बताएगा और अगर बैंक ने नहीं माना तो वो पेनाल्टी भी लगा सकता है। और लास्ट, टू रेगुलेट ऑपरेशन ऑफ द बैंक, मतलब बैंक ठीक से काम कर रहा है या नहीं ये भी आरबीआई देखेगा। अभी फ्रेंड्स, ये सब तो आरबीआई के पावर थे, लेकिन अब देखते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ऐसे कौन से सेक्शंस है जो आपको एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। अभी बताइए, सबसे पहला क्या काम रहता है बैंक का? डिपॉजिट लेना, मतलब लोगों की सेविंग्स अपने पास रखना और जब उन्हें ज़रूरत पड़े तब उन्हें देना। ये आता है सेक्शन 5 में। So, the section defines banking. According to the Act, banking is defined as accepting deposits of money from public, repaying money when demanded, withdrawing by check, order, draft or otherwise. Banking company means the company that transacts banking business in India. Next, अभी वो डिपॉजिट का क्या करेगा? लोन देगा
इसलिए उसके लिए उन्होंने नेक्स्ट सेक्शन लिखा है, दैट इज सेक्शन 6। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, द फॉलोइंग बिजनेसेस आर अलाउड फॉर अ बैंकिंग कंपनी, दैट इज लेंडिंग एंड बोरोइंग मनी विथ और विदाउट सिक्योरिटी। इस सेक्शन में बाकी बिजनेसेस के बारे में भी बताया है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस गो थ्रू करते हैं। दैट इज बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, इशूइंग ट्रैवलर्स चेक, buying bonds on behalf of customers, executing and undertaking trust, selling and managing properties that are under the possession of the bank. नेक्स्ट आपको याद होगा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ग्रेट डिप्रेशन में बैंकों ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू किया था और उसकी वजह से उन्हें बहुत लॉस हुआ था। इसलिए इस एक्ट में उन्हें ट्रेडिंग बिल्कुल मना किया है। बैंक ने कोई भी चीज़ बाइंग और सेलिंग नहीं करना है। सो ये बताया गया है सेक्शन 8 में। सो दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स दैट द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग इम्पोज्ड ऑन द बैंकिंग कंपनीज। ए बैंकिंग कंपनी कैनॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल और एक्सचेंज गुड्स। समझ गए? अभी नेक्स्ट, इतना सब करने के बाद भी अगर बैंक लॉस में आ रहा है, उसके बाद भी वो बैंक सस्टेन कर पाए, उसके लिए उन्हें कैश रिजर्व रखना ज़रूरी होता है। सो ये आता है सेक्शन 18 के तहत। सो every banking company should hold at least 4% of the total demand and time liabilities as cash reserve. This amount should be deposited before 20th day of every month. अभी ये याद रखिए कि ये 4% का रेशियो फ्यूचर में चेंज हो सकता है। आज के डेट में ये 4% है। इसे हम CRR भी बोलते हैं, मतलब कैश रिजर्व रेशियो। अभी बैंक ने रिजर्व रखा है या नहीं, या फिर वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं, ये हमें मालूम कैसे होगा? इसलिए RBI बैंक का ऑडिट करता है और वो बैंक की पूरी बैलेंस शीट चेक करता है, और ये पावर RBI को मिलती है सेक्शन 30 के अंदर। सो इट एम्पावर्स RBI टू कंडक्ट ऑडिटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। द बैलेंस शीट प्रोड्यूस शैल बी ऑडिटेड बाय द पर्सन अपॉइंटेड बाय RBI। नेक्स्ट, RBI को इंस्पेक्शन का भी पावर होता है। अभी इंस्पेक्शन और ऑडिट डिफरेंट है। ऑडिट में हम ये चेक करते हैं कि काम सही हो रहा है या नहीं, और इंस्पेक्शन हम तब करते हैं जब हमें शक होता है कि कुछ गलत काम हो रहा है। समझ गए? सो ये आता है सेक्शन 35 में। सो द सेक्शन पावर्स द RBI टू कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑन एवरी बैंकिंग कंपनी एंड इट्स ब्रांचेस। सो फ्रेंड्स, इतने ही इंपॉर्टेंट सेक्शन थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। अभी हम देखते हैं कि सेकंड फेज में अगला कौन सा बड़ा इवेंट था। इट वॉज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। So, 14 commercial banks were nationalized in July 1969. नेशनलाइजेशन मतलब ये बैंक्स के मेजॉरिटी स्टेट्स गवर्नमेंट ने खरीद लिए। अब ये 14 बैंक्स कौन से थे, ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। बस इतना ही याद रखो कि सबसे पहले 14 बैंकों को नेशनलाइज किया था। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि नेशनलाइजेशन हुआ क्यों था। देखो, बैंक्स को प्रॉफिट बड़े बिजनेसेस में दिख रहा था, इसलिए वो उन्हें लोन देते थे, लेकिन छोटे बिजनेसेस को कुछ नहीं मिलता था। फिर बताओ, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? मनी लेंडर्स के पास। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जिसकी वजह से गरीब और गरीब हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर बैंक्स हमारे अंडर रहेंगे, फिर हम उन्हें छोटे बिजनेस या फिर रूरल एरिया में लोन देने को बोलेंगे। समझ गए? सो द बैंक मोस्टली कैटर टू द नीड्स ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज, बिग बिजनेसेस, हाउसेस। Sectors such as agriculture, small-scale industries, and exports were lagging behind. The poor masses relied on money lenders. लेकिन फ्रेंड्स, नेशनलाइजेशन करने के बाद भी गरीब लोग खुश नहीं थे। उन्हें फिर भी लोन नहीं मिल रहा था। बैंकिंग फैसिलिटी उन्हें नसीब ही नहीं हो रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने बैंकिंग रिफॉर्म्स के सबसे बड़े बादशाह को बुलाया। वो थे नरसिम्हन जी। इन्हें गवर्नमेंट ने कहा कि रूरल एरिया में लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी मिल नहीं रही है। हमारे बैंक्स अभी भी अर्बन पे ही फोकस कर रहे हैं, हमें कुछ आइडिया दो। नरसिम्हन जी ने कहा, अरे सर, आप इतने छोटे काम के लिए मुझे बुलाते मत जाओ। रूरल एरिया में बैंक की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, फिर आप डायरेक्ट रूरल बैंक खोल दो ना। वो रूरल में ही रहेंगे और अर्बन में नहीं जाएंगे। इसलिए रीजनल रूरल बैंक्स को एस्टेब्लिश किया था 1975 में। अभी आपको समझ गया कि RRB को किस एरिया में ऑपरेट करना है, ये गवर्नमेंट उनको क्यों बताती है? क्योंकि RRB रूरल एरिया से बाहर ना जाए। समझ गए? सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमेटी,
Regional Rural Banks, that is RRBs, were formed on October 2, 1975. The objective behind the formation of RRBs was to serve the large unserved population of rural areas and promoting financial inclusion. अभी रूरल बैंक से जो इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम और बैंक्स को नेशनलाइज करते हैं और उन्होंने 6 बैंक्स को 1980 में नेशनलाइज किया. So, 6 more commercial banks were nationalized in April 1980. लेकिन इससे कुछ काम होगा क्या? वो बोलते हैं ना, सेम ओल्ड एक्शन सेम ओल्ड रिजल्ट, मतलब उससे कुछ भी काम नहीं हुआ. इसलिए अभी गवर्नमेंट ने कुछ हटके सोचा. गवर्नमेंट ने ये सोचा क्यों ना हम हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग बैंक बनाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड, एक्सपोर्ट के लिए एक्जिम, हाउसिंग के लिए एनएचबी और एमएसएमई के लिए सीडबी. गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम हर सेक्टर में फोकस करेंगे उससे ही गरीब लोग हर सेक्टर में आगे बढ़ेंगे. सो विथ ए व्यू टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज एग्रीकल्चर, हाउसिंग, फॉरेन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सम अपेक्स लेवल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वेर आल्सो सेट अप लाइक नाबार्ड, एक्जिम, एनएचबी एंड सीडबी. सो फ्रेंड्स, अभी इससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन इंडिया इतना बड़ा देश था, उस हिसाब से उसका इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हो रहा था. ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी भी गरीब थे और वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं समझ रहा था. और फिर उन्होंने वापस हमारे बादशाह जो कि नरसिम्हन जी को बुलाया और उन्हें कहा, सर हमने बहुत कुछ किया, बहुत सारे बैंक्स नेशनलाइज किए, हमारे अंडर रूरल बैंक्स खोले और तो और हमने स्पेशलाइज बैंक भी खोल दिए, लेकिन उतना डेवलपमेंट हो नहीं रहा है. आपका भी आइडिया क्यों नहीं काम आ रहा है? उसके ऊपर नरसिम्हन जी ने कहा, गवर्नमेंट जी, मेरा आइडिया तो ज़बरदस्त था, लेकिन आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ काम नहीं करते, फिर आइडिया इम्प्लीमेंट होगा कैसे? मैं तो बोलता हूँ एक काम करो, आप प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस देना चालू कर दो. बहुत सारे कंट्रीज अभी प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दे रही है, उनकी बहुत प्रोग्रेस हो रही है, हमारी भी हो जाएगी. इसलिए 1991 में गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, मतलब कि इकोनॉमी में प्राइवेट बैंक्स को भी एंट्री मिल गई और उस वक्त प्राइवेट बैंक्स जैसे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक्स को लाइसेंस मिल गया. सो इवन आफ्टर नेशनलाइजेशन एंड द सब्सिक्वेंट रेगुलेशंस दैट फॉलोड, a large portion of masses was untouched by the banking services. In 1991, the Narasimhan Committee gave its recommendation, that is to allow the entry of private sector players into the banking system. Therefore, licenses were given to ICICI, HDFC, Axis Bank, IndusInd Bank and DCB. यहाँ भी नरसिम्हन जी नहीं रुके, उन्होंने और बैंक्स को लाइसेंस देने को बोला. सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए. In 1998, Narasimhan Committee recommended led to the licensing of Kotak Mahindra Bank and Yes Bank. In 2013 and 14, the third round of bank licensing took place, and in 2015, IDFC Bank and Bandhan Bank emerged. So friends, क्या अभी सब कुछ ठीक हो गया? क्या सब गरीब लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी मिल गई? नहीं, अभी भी पूरी तरह नहीं मिली, इसलिए गवर्नमेंट अभी भी परेशान था. लेकिन इस बार वो नरसिम्हन जी के पास नहीं गए, वो गए नचिकेत मोर के पास. ये आरबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्हें गवर्नमेंट ने पूछा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कुछ आइडिया दीजिए. इसलिए नचिकेत मोर ने पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स निकालने के लिए रिकमेंड किया. सो इन ऑर्डर टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन, द नचिकेत मोर कमेटी रिकमेंडेड टू सेट अप 2 न्यू काइंड्स ऑफ बैंक्स, दैट इज द पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. अभी आपको अगर पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का डिफरेंस मालूम करना है तो इतना ही याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेमेंट बैंक जनरल पब्लिक के लिए निकाला है और स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल बिजनेसेस के लिए निकाला है. बाकी इंफॉर्मेशन इस इमेज में मैंने अच्छे से दी है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं. ये इमेज मैं आपको PDF में दे दूंगा. सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ बैंकिंग? ये तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर तो देखा ही नहीं है. लेकिन मुझे आपको एक हिंट देना है कि बैंकिंग अभी वर्चुअल होते जा रही है. लोग आजकल इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. आप यहाँ व्हाट्सएप, गूगल पे और फ़ोनपे का भी एग्जाम्पल दे सकते हो.
So expansion of banking infrastructure, physical as well as virtual expansion of banking through mobile banking, internet banking, biometric and mobile ATMs, etc. is taking place since last decade and has gained momentum in last few years. So फ्रेंड्स, यहाँ हमारा बैंकिंग सेक्टर का लैंडस्केप कंप्लीट हो गया, लेकिन जाते जाते मुझे एक टॉपिक आपको बताना है जो एग्जाम में आ सकता है, वो है मर्जर। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मर्जर हुए और ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। सो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जर, इसलिए आपके पास लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। सो देखते हैं कि मर्जर के क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला है बेसल नॉर्म्स। ये वो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है जो सब बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन छोटी बैंक्स को इसे फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए छोटे बैंक्स को मर्ज होने के बाद ये बेसल नॉर्म्स फॉलो करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो द स्मॉल बैंक्स कैन gear up to international standards. This will also help in meeting more stringent norms under Basel III, especially capital adequacy ratio. नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शंस। बैंक मर्ज होने के बाद एक सिंगल बैंक बहुत दूर तक अपने ब्रांचेस निकाल सकती है और वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दे सकती है, और लोगों का भी इसमें फ़ायदा होता है क्योंकि उन्हें भी बहुत सारे सर्विसेज बहुत कम दाम में मिल जाते हैं। सो PSBs which are geographically concentrated can expand their coverage beyond their outreach, can offer more products and services and help in integrated growth of the sector. Customers will have access to fewer banks, offering them wider range of products at a lower cost. और लास्ट में RBI और गवर्नमेंट भी बहुत खुश रहते हैं। मर्जर होने के बाद RBI को ज़्यादा बैंक संभालना नहीं पड़ता, उसका काम बहुत ईजी हो जाता है, और मर्जर से एक बड़ी बैंक खुद को सस्टेन कर सकती है, इसलिए गवर्नमेंट को भी बार बार कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो फ्रॉम रेगुलेटरी परस्पेक्टिव, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेस नंबर ऑफ बैंक्स विल बी ईजियर आफ्टर मर्जर्स. The burden on the central government to recapitalize the public sector banks again and again will come down substantially. ये सब थे मर्जर के फायदे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मर्जर के नुकसान क्या हो सकते हैं। सोचो कि मर्ज होने के बाद एक छोटी बैंक बहुत बड़ी बन गई और उस बड़ी बैंक को कुछ कारण की वजह से बहुत लॉस हो गया, फिर वो बड़ी बैंक पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को हिला सकती है। छोटी बैंक रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बड़ी बैंक को लॉस हुआ तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री को नुकसानदायक हो सकता है। सो व्हेन ए बिग बैंक बुक्स ह्यूज लॉस और क्रम्बल्स, देयर विल बी ए बिग जॉट इन द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री. इट्स रिपरकशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर. नेक्स्ट ऐसा भी नुकसान है कि मर्जर की वजह से बहुत सारे बैंक ऑफिसेज बंद करने पड़ते हैं, जैसे कि अगर एक ही एरिया में मर्ज बैंक के 2 ऑफिस है, फिर एक बंद करना पड़ेगा, राइट? ऐसे उन्हें बहुत लॉस होता है। सोचो कि एक ऑफिस में कितने मशीन्स, ATMs और डिवाइसेस होते हैं, वो सब लॉस में जाता है। सो मर्जर will result in shifting closure of many ATMs, branches and controlling offices, as it is not prudent and economical to keep so many banks concentrated in several pockets, notably in urban and metropolitan areas. आखिरी में सीधी बात है कि अगर ऑफिसेज बंद करने पड़ रहे हैं, फिर लोगों को भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी VRS दिया जाता है, और जो बाहर अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं उन्हें भी जॉब नहीं मिलती। सो मर्जर्स विल रिजल्ट इन जॉब लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टेकिंग VRS ऑन वन साइड एंड स्लो डाउन और स्टॉपेज ऑफ फर्दर रिक्रूटमेंट ऑन द अदर। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे मर्जर के कॉन्स भी कंप्लीट हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।